आज हम लोग 3D का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और 3D का चैप्टर हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच फिर से वही रहेगा कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे सारा चैप्टर का, और फिर उसके बाद आने वाले वीडियोस में फिर हम लोग जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस में 3D चैप्टर से, फिर वो सारे सॉल्व करेंगे। तो 3D के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको वेक्टर अलजेब्रा जो है, अगर आपका वो चैप्टर स्ट्रांग है, जो कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था वेक्टर अलजेब्रा का, तो अगर वो स्ट्रांग है तब फिर 3D को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम लोग इन कन्वर्ट करते रहेंगे, मतलब कोई भी अगर 3D का प्रॉब्लम है तो 3D और वेक्टर का प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। जैसे कि कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या बोलेंगे कि उसका पोजीशन वेक्टर P वेक्टर है। तो मान लो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि वेक्टर है। अब अगर 3D में आ जाएंगे तब फिर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, या फिर उस जो भी वेक्टर जो लाइन के अलॉन्ग है उस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो एक्स कमा वाई कमा जेड है। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है बोली में कि हम लोग वहाँ पर वेक्टर बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हैं। वहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते थे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, अगर इतना आपको समझ में आ गया और आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी पॉइंट है जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो डिफरेंस, मतलब ये जो रिलेशन है वेक्टर अलजेब्रा और 3D का, तो ये अगर समझ में आ गया तब फिर पूरा 3D का जो चैप्टर है वो बस वेक्टर अलजेब्रा का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग ये करेंगे कि अलग अलग वेक्टर्स निकाल लिया, दो तीन वेक्टर्स आ जाएंगे। अब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के ज़ीरो कर देंगे। या फिर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए, तो अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन है तो कोप्लेनर है, मतलब कि अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे, बॉक्स लोगे वो तीनों वेक्टर का, तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़, और अगर मान लो कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्रॉस ले लेंगे। तो जो भी चीज़ हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, ये 3D जो होगा बस उसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो समझना है 3D और वेक्टर के बीच में जो रिलेशन है, वो पहला है डायरेक्शन रेशियोज। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मान लो कोई भी एक पोजीशन है हमारा 3D स्पेस में। ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग आर वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, और इसका अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि ये जो आर वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन क्या है एक्स एक्सिस पर। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो, तो आई कैप यूनिट वेक्टर है तो उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो जैसे ही डॉट लेंगे तो बाकी आई डॉट जे ज़ीरो, आई डॉट के ज़ीरो, तो बचेगा बस ये एक्स, है ना। तो ये एक्स क्या है, ये आर वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है जे कैप उसके साथ डॉट ले लो तो वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए तो फिर के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो तो फिर हमारा ये जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड क्या है, ये वेक्टर के लिए, ये वेक्टर के लिए ये है कि ये इसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस पर तो वो एक्स है, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन इसका वाई है, और जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन इसका जेड है। तो यही जो प्रोजेक्शन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसको जो है हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या हो गया कि ये जो भी वेक्टर है, तो इस ये जो लाइन है, मतलब ये वेक्टर को एक लाइन की तरह सोचो, मतलब एक डायरेक्शन की तरह सोचो, तो वो जो डायरेक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको वेक्टर पता है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, उसके अलॉन्ग आपको कोई भी एक वेक्टर पता है। ठीक है, मान लो कि मेरे को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इस टाइप से एक वेक्टर पता है जो कि इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो हम लोग ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग बोल देंगे ए बी सी है। ठीक है, और अगर मान लो कि आपको डायरेक्शन रेशियो बोला गया है कि ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो आपको दिमाग में ये सोच लेना है कि इसके अलॉन्ग एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, बस इतना ही सोचना है। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है कोई भी लाइन का कि एक्स वाई जेड है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसके अलॉन्ग एक वेक्टर ऐसा है जो कि है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो यही जो है ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, और इसको हम लोग वेक्टर में ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर वेक्टर की जगह पर हम लोग यूनिट वेक्टर कर लें। ठीक है, तो जैसे ये आर वेक्टर है,
तो आर वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा कि हम लोग आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना, मॉड ऑफ आर वेक्टर से। तो वो क्या हो जाएगा कि एक्स मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर कैप क्या हो जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड, है ना, प्लस जेड डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड। तो अब जो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो फिर से डॉट ले लेंगे आई कैप के साथ, है ना, तो डॉट लेंगे तो ये वाला चीज़ बच जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर जे के साथ करेंगे तो ये वाई बाई ये मॉड ऑफ आर वेक्टर, फिर ये जेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, है ना। तो अब जो ये यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन आया है तो उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ये जो लाइन है उसके अलॉन्ग मेरे को एक यूनिट वेक्टर पता है, ठीक है, आर कैप, तो उसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे ये सारे, ठीक है, वो जो है उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है तब फिर आप लोग मतलब ये लाइन का अगर बोल दिया गया कि डायरेक्शन कोसाइन ये है तो आप क्या बोल सकते हो कि उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर आप लोग डिफाइन कर सकते हो जो कि जिसके कंपोनेंट्स ये है ना। तो इसको अगर मैं एल कह दूँ, मतलब ये वाला जो भी चीज़ है एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मैं एम कह दूँ, इसको मैं एन कह दूँ, है ना, ये एन है, ये चीज़ एल है और ये चीज़ एम है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर कोई भी लाइन है जिसका कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो उस लाइन के अलॉन्ग या फिर उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं जो कि है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा उस डायरेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है। तो बस यही कोरिलेशन ये समझना है कि नॉर्मली हम लोग वेक्टर के टर्म्स में जो भी फ्री वेक्टर के टर्म्स में हम लोग बोलते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसके जो भी ये कंपोनेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस लाइन का या फिर उस डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और अगर उसी में हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो हम लोग उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो कोई भी एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। और ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन है जो कि आर वेक्टर और आर कैप के बीच में रिलेशन है। तो आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अब मेरे को इसके अलॉन्ग आर वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि मॉड ऑफ आर वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, है ना, तो ये आर वेक्टर मेरे को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइन पता है एल एम एन, ठीक है, तो मेरे को अगर डायरेक्शन रेशियो चाहिए तब फिर मैं उसको बस ये मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, है ना। एल के लिए एक्स आ जाएगा, एम के लिए वाई आ जाएगा, एन के लिए जेड आ जाएगा। और फिर जैसे हम लोग यूनिट वेक्टर है, अब मान लो आर मॉड आर वेक्टर की जगह मेरे को 2 आर वेक्टर चाहिए रहता, तब फिर मैं ये क्या करता, 2 टाइम्स मॉड ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर देता तो 2 आर वेक्टर आ जाता, ठीक है। तो वैसे ही अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको कुछ और चाहिए, है ना, मतलब कि 2 टाइम्स चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा पचाने में टाइम लगेगा। लेकिन बस इतना सा है कि कोई भी नॉर्मल फ्री वेक्टर जो हम लोग लिखते थे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, तो उसका मतलब ये है कि उसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स है, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई है, अलॉन्ग जेड एक्सिस जेड है। और इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन का या फिर उस डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। और सेम उस डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हम लोग यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं आर कैप तो उसके जो भी कंपोनेंट्स आएंगे उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। तो यही जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसी में पूरा फिर आपका 3D जो है आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या कहा कि वेक्टर में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर है तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और सेम चीज़ को जो है हम लोग 3D में अगर लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक वेक्टर है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर के अलॉन्ग या फिर ये डायरेक्शन में मतलब जो भी ये लाइन है तो ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है A1 A2 A3, ठीक है। और अगर ये चीज़ दिया हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो A1 A2 A3 है तो आपको दिमाग में सोच लेना है कि ये लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर जो है वो ये है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। और अगर वेक्टर दिया हुआ है आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो ये एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
तो ये यूनिट वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स होंगे तो उसको जो है हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को यूनिट वेक्टर है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है, मतलब यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग ये जो लाइन है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है A1 बाई मॉड ए वेक्टर, A2 बाई मॉड ए वेक्टर, A3 बाई मॉड ए वेक्टर, तो वो डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, और अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तब फिर इसके अलॉन्ग हम लोग एक यूनिट वेक्टर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब इसी को देखने का और एक तरीका क्या है कि अगर मान लो ये ए वेक्टर दिया हुआ है और मेरे को एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, तो ये मान लो कि मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और मेरे पास मान लो कि कोई भी एक ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर आई कैप है, तो इसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट आई कैप, तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ आई कैप टाइम्स कॉस एल्फ़ा, है ना। अगर यहाँ पर एंगल एल्फ़ा है ए वेक्टर और आई कैप के बीच में, ठीक है, तो यहाँ से कॉस एल्फ़ा क्या आ जाएगा कि मॉड, मतलब ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या है A1, तो A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो ये सेम चीज़ क्या था यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन को दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं कि वो कॉस ऑफ एंगल है। ठीक है, तो कॉस ऑफ एल्फ़ा, फिर जो भी वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो वो कॉस ऑफ बीटा, और फिर जो भी जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा, तो कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। तो इस तरीके से भी डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मैंने क्या कहा, कैसे हम लोग सोच सकते हैं। एक तो यूनिट वेक्टर का हो गया कि उस, मतलब जो भी वेक्टर है हम लोग का, उस डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं तो यूनिट वेक्टर जो भी प्रोजेक्शन है यूनिट वेक्टर का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ही है, A1 बाई मॉड ए वेक्टर, A2 बाई मॉड ए वेक्टर, A3 बाई मॉड ए वेक्टर। अब सेम चीज़ को कहने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर जो भी वेक्टर है ना, तो वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, तो कॉस ऑफ एल्फा जो है वो हमारा कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, और इसको LMN से भी बहुत जगह रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। ठीक है, तो सेम चीज़ को ही कहने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे को बोल दिया गया है कि एक कोई भी डायरेक्शन है, ठीक है, उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो LMN है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं ए कैप, जो कि है LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, है ना। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो मॉड 1 है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन आ गया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है, और कॉस अल्फा आपका क्या था A1 बाई मॉड ए वेक्टर, कॉस बीटा A2 बाई मॉड ए वेक्टर, कॉस गामा A3 बाई मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ पर इसको भी अगर डालेंगे तो ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बाई मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में आपस में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अगर चीज़ों को समराइज़ किया जाए तो समरी में बस यही कहना है कि अगर वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस वेक्टर के अलॉन्ग जो भी लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो A1 A2 A3 है। और सेम चीज़ उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तब फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अलॉन्ग एक वेक्टर ये है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ वेक्टर अगर हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं ए कैप, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं तब फिर हम लोग उसको कंपोनेंट बना के जो भी वेक्टर बना रहे हैं वो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी हम लोग वेक्टर में पोजीशन वेक्टर कहते हैं तो उसको हम लोग 3D में कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, है ना। तो जैसे ये हमारा ये है, तो मान लो कि कोई भी यहाँ पर वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो A1 A2 A3 है ना।
तो इसी को वेक्टर में हम लोग क्या कहेंगे कि A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप पोजीशन वेक्टर है, और कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हम लोग क्या कहेंगे कि A1 A2 A3 जो है वो उसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, मतलब कि ओरिजिन से अगर जोड़ेंगे तो ये OA वेक्टर जो है A वेक्टर है। दूसरा पॉइंट है B, तो वो मान लो कि मेरे पास OB वेक्टर है ना। तो OA वेक्टर दिया है, OB वेक्टर दिया है इक्वल टू B वेक्टर। तो अब मेरे को मान लो पूछा गया है कि ये AB का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो AB का अगर डायरेक्शन रेशियो जानना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, AB के अलॉन्ग एक वेक्टर पहले लिख लेते हैं। तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, है ना, आसान है। ये तो हम लोगों ने देखा कि ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो दोनों को जोड़ने वाला जो है ये B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो गया, है ना। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, तो इसका जो भी कंपोनेंट्स होगा उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो उसको हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और फिर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन कोसाइन उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, है ना, या फिर पॉइंट ए को हम लोग A1 A2 A3 लिख सकते हैं। और ये बी वेक्टर को कैसे, B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप, या फिर ये जो पोजीशन B है उसको B1 B2 B3, है ना। तो अब ये AB वेक्टर क्या हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा B1 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस A2 J कैप प्लस B3 माइनस A3 K कैप। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, बस ये B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B3 माइनस A3। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछा गया है तो बस इसका हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो यहाँ पर मॉड ए बी वेक्टर मॉड ए बी वेक्टर मॉड ए बी वेक्टर से, तो इसका जो भी कंपोनेंट्स आ गया ये B1 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉड ए बी वेक्टर, B2 माइनस A2 बाई ए, और ये तो ये सब जो है ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, है ना। और मॉड ए बी वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये B1 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B3 माइनस A3 का स्क्वायर। तो ये ट्रांजिशन करना आना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दिमाग में चल जाना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर ये है, अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो दिमाग में चल जाना चाहिए कि ये इसका कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, और ये ए बी वेक्टर है तो यहाँ पर वेक्टर आ गया, तो डायरेक्शन रेशियो आ गया, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो, तो फिर वो डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। ठीक है, तो इसको बेसिस रखते हुए अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होंगे, ये सब सारा डील करना पड़ेगा। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पर लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स जो हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। जैसे हम लोग पहले मतलब स्ट्रेट लाइन में पहले पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका मतलब क्या है कि उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो लाइन को छोड़ के बाकी कोई भी अगर पॉइंट्स है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर हम लोग प्लेन में कहेंगे तो प्लेन का इक्वेशन का मतलब क्या है कि प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और वो प्लेन को छोड़ के अगर हम लोग प्लेन के बाहर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो वो पॉइंट जो है उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब वही है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अलग अलग केसेस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो वही अलग अलग इन्फॉर्मेशन यूज़ करके जो है इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वही हम लोग को देखना है। तो जैसे एक प्लेन जानने के लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, तो सबसे पहला ये है कि एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोल दिया गया है कि ये एक डायरेक्शन है पर प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन यहाँ भी हो सकता है, प्लेन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। ये पूरा मतलब इस तरीके से जा सकता है। समझ में आ रही है बात की अगर एक डायरेक्शन दे दिया गया है तब फिर प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, मतलब कि वो पैरेलली आगे पीछे जा सकता है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या कह दूंगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन,
तो प्लेन इसके परपेंडिकुलर भी है और यहाँ से पास कर रहा है, तो फिर अब ये प्लेन क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना। तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक डायरेक्शन है और फिर प्लेन्स इसका परपेंडिकुलर है, तो बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं पैरेलल, है ना। अब मैंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तब फिर ये प्लेन जो है ये फिक्स हो गया, है ना। तो अगर इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तब फिर हम लोग एक प्लेन को उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। या फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक, तो जैसे मान लो कि मेरे पास बस 2 पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होंगी, तो उस स्ट्रेट लाइन से तो बहुत सारी प्लेन्स जा सकती हैं, है ना। तो जैसे 2 पॉइंट्स अगर दिया गया है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो फिर एक प्लेन ऐसे जाएगा, एक प्लेन ऐसे जाएगा, मतलब बहुत सारे प्लेन्स हो जाएंगे। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स दे दिया गया तब फिर वो जो प्लेन मेरा फिक्स हो जाएगा, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर सेम लाइन के अलोंग तीनों पॉइंट्स हैं तब तो फिर अगेन बहुत सारे प्लेन्स होंगे, तो 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तब हम लोग प्लेन, अभी देखेंगे कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग कंडीशंस दिए रहेंगे, तो क्वेश्चंस में कभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, कभी कुछ रहेगा, तो फिर यूज़ करके जो है आप लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा। या फिर कोई भी 2 नॉन कोलिनियर डायरेक्शंस, ठीक है, और एक पॉइंट ऑन इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक ये डायरेक्शन दे दिया गया है, एक ये डायरेक्शन दे दिया गया है, और फिर प्लेन है मेरे पास, ठीक है, तो और एक पॉइंट, तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये एक कंडीशन हो गया। या फिर 2 गिवन पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एंड अ वेक्टर पैरेलल टू प्लेन विच इज़ नॉन कोलिनियर टू वेक्टर जॉइनिंग द गिवन 2 पॉइंट्स। तो ये सारे अलग अलग कंडीशंस हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला केस देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through a given point and is perpendicular to given direction। तो इसमें हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये मान लो हमारा एक प्लेन है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। तो पॉइंट से पास कर रहा है मतलब क्या कि वो पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, या फिर पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो वेक्टर के टर्म्स में सोचेंगे तो वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर, है ना। और फिर अगर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में सोचेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x1 y1 z1। तो यहाँ पर हम लोग लिख क्या रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। तो ये मेरा ए वेक्टर दिया गया है और फिर परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर दिया गया है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फिर 3D के टर्म्स में बोले तो फिर ये जो वेक्टर है या फिर ये जो लाइन है या जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। तो डायरेक्शन रेशियो ABC है, तब फिर उसका मतलब क्या हो गया कि n वेक्टर जो है वो क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया गया। तब फिर इसका इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्लेन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, ठीक है। तो जनरल पॉइंट मतलब क्या कि कोई भी मैं जनरल XYZ ले लेता हूँ प्लेन पर, ठीक है। और दूसरी भाषा में, वेक्टर के भाषा में क्या बोलेंगे कि मैं कोई भी एक जनरल आर वेक्टर ले लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे सारा पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आर वेक्टर मैं ले लेता हूँ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब आराम से प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तब फिर क्या हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो ए आर वेक्टर होगा, ठीक है, ए आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। कि ये मेरा पॉइंट ए है तो ये ए वेक्टर है, ये मेरा आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये ज्वाइन करने वाला क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये ए आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है मतलब क्या कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बस उसी को ज़ीरो कर दिया यहाँ पर कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसी को अगर मैं डॉट को अंदर लाऊं तो एक तो फॉर्म 1 यही हो गया कि आर वेक्टर मतलब क्या कि जो भी, मतलब जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है जो भी x, y है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो वैसे ही अगर मैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर लिख रहा हूँ इक्वल टू ज़ीरो,
तो ये प्लेन के ऊपर जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं, है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्म हो गया। फिर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, या फिर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कुछ कांस्टेंट यहाँ पर स्केलर आएगा प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको दूसरे साइड ले जाके क्यू लिख दिया। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ पूरा रटने का नहीं, जैसे हम लोग समझ रहे हैं वैसे ही समझ के पढ़ो और दिमाग में रखोगे। अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अगर कहीं पर इस टाइप से लिखा है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें कि ये एक कोई पोजीशन है यहाँ पर, है ना, ए वेक्टर, और फिर ये एन वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के। ठीक है, तो इस टाइप से इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको। और तो अब सेम चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे 3D के टर्म में। तो बस कुछ नहीं, मतलब सेम ही अप्रोच करना है कि ये ए है मेरे पास x1 y1 z1, तो या फिर इसको मैं ए वेक्टर के टर्म्स में सोचूं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर ये कोई भी आर है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। आर वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन वेक्टर जो है वो हमारा ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो फिर से ये ए आर वेक्टर क्या होगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। तो ये मेरा ए आर वैक्टर हो गया, ये मेरा एन वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो इक्वल टू जीरो। तो ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर इस टाइप से प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया कि प्लेन एक्स वन वाई वन जेड वन से पास कर रहा है, और फिर ये जो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है ए बी सी। ठीक है, तो अब इसी को सिंप्लीफाई करके कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये जो है माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन, उसको मैंने यहाँ पर डी लिख दिया। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी लाइन को रिप्रेजेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे लाइन के केस में क्या था हम लोग का कि ए एक्स प्लस बी, स्ट्रेट लाइन के केस में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लेन के केस में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सेम ही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो ये इसके साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर दो कि कोऑर्डिनेट्स में हम लोग को इस टाइप से कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एक्स वन वाई वन जेड वन, वेक्टर में हम लोग को ए वेक्टर दिया रहेगा, पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, यहाँ पर हम लोग को वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाना है ये समझ में आना चाहिए। और फिर जैसे ये इक्वेशन, मतलब ये अगर दिया हुआ है तो यहाँ से इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो इक्वेशन से वापस ये कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग समझ समझ के सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वैसे ही आई होप आप लोग भी समझो कॉन्सेप्ट को, बस रट्टा मत लगाने लगना। ठीक है, तो अगर समझ के पढ़ोगे तब फिर बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, और अगर रट्टा लगाने बैठ जाओगे तब फिर रटने का कोई अंत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अ गिवन पॉइंट ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन है कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो मतलब वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो सी वेक्टर एंड टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑन प्लेन और पैरेलल टू प्लेन। तो जैसे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिया हुआ है तो वेक्टर्स को हम लोग फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो फिर वो अगर प्लेन के पैरेलल भी है तो उसको हम लोग प्लेन पर सोच सकते हैं, है ना। तो मान लो कि प्लेन पर हम लोग का ये वेक्टर है, मतलब एक ये ए वेक्टर दिया है, एक बी वेक्टर दिया है और एक ये पोजीशन वेक्टर दिया है ना। तो ये समझ में आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर के बीच में डिफरेंस, कि कोई भी पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं तब फिर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ओ सी वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और फिर ये हम लोग का फ्री वेक्टर इस टाइप से दिया हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो यहाँ पर आर, है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर क्या हो गया, ये जो आर सी वेक्टर है ये वेक्टर क्या हो गया आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना। तो फिर अब हम लोगों के पास तीन वेक्टर्स आ गए एक ही प्लेन में, एक ये ए वेक्टर हो गया, एक ये बी वेक्टर हो गया और एक ये आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो जैसे ही तीन प्लेन आ गया, मतलब तीन वेक्टर्स आ गए एक ही प्लेन में, तो
कोप्लेनर वाला लगा दो, कि कोप्लेनर मतलब क्या कि तीनों का अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूँ तब फिर वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये बॉक्स ऑफ आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, फिर ये ए वेक्टर बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और बॉक्स को कैसे लिखते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर का कॉम्पोनेंट्स है ना। तो यहाँ पर सी वेक्टर क्या है, तो सी को मान लो कि मैं इस तरीके से लिख रहा, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, और ये जो आर वेक्टर है उसको मैंने एक्स वाई जेड या फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा। ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी वन आई कैप, वाई माइनस सी टू जे कैप, जेड माइनस सी थ्री के कैप। तो उसके कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर लिख दिए कि एक्स माइनस सी वन, वाई माइनस सी टू, जेड माइनस सी थ्री। फिर ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स ए वन ए टू ए थ्री, और फिर बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स बी वन बी टू बी थ्री। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से प्लेन का इक्वेशन हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब सेम चीज़ को सोचने का दूसरा तरीका क्या है, तो प्लेन्स में वेक्टर्स में इसमें होगा कि सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। तो सोचने का क्या तरीका है कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये प्लेन पर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो अगर मैं दोनों का क्रॉस लेता हूँ तब फिर वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेता हूँ तो वो क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ये जो एन वेक्टर होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये क्या, ये सेम ही चीज़, मतलब इसी को तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो ये सेम चीज़ को ऐसे सोचा या फिर ऐसे सोचा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉक्स ऑफ आर माइनस सी ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके अलॉन्ग ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि बॉक्स ऑफ आर ए बी माइनस बॉक्स ऑफ सी ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर बॉक्स ऑफ आर ए बी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ सी ए बी, है ना। या फिर इसको कैसे सोच सकते हैं कि आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो है वो इसी के प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इसको लिख सकते हैं। तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो है सेम प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आना चाहिए और एज अ क्वेश्चन आ सकता है ये सब सारा चीज़, मतलब इसको हम लोग एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अलग अलग, लेकिन ये एज अ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सारा चीज़। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है ना, फिर तीसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। तो अब कैसे लिखेंगे, तो फिर से मेरा एम क्या होना चाहिए कि मैं तीन वेक्टर ले आऊँ एक ही प्लेन में। तो मान लो कि मैं कोई भी अपना जनरल पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ आर वेक्टर से। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको कनेक्ट करने वाला आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक प्लेन एक वेक्टर हो गया। फिर मेरे पास ये दूसरा वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और फिर ये तीसरा आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो तीनों क्या हो गया, को प्लेनर। तो मेरे क्या होना चाहिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो अगर मैं आर को एक्स वाई जेड कहूँ, ठीक है, ए को एक्स वन वाई वन जेड वन, बी को एक्स टू वाई टू जेड टू, सी को एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, तब फिर यहाँ से जो है मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। आर माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। सी माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। तो इस तरीके से जो है सोच सकते हैं। ये एक तरीका हो गया सोचने का। दूसरा तरीका क्या हो गया सोचने का कि ये बी वेक्टर है या फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, ये है ना, ए बी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो दोनों का अगर मैं क्रॉस लूँगा तो ये एन वेक्टर आ जाएगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे ही प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मतलब कि ये अगर मैं लूँगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ये एन वेक्टर, तो वो ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो ये भी सेम ही चीज़ लिखा हुआ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं। और अगर इस टाइप से सोचोगे कि एक्स वन वाई वन जेड वन दिया हुआ है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हमारा ये होगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जेड जे कैप प्लस जेड वन के कैप। फिर बी दिया हुआ एक्स टू वाई टू जेड टू, तो बी वेक्टर सोच लो पोजीशन वेक्टर, फिर सी सोच लो पोजीशन वेक्टर, है ना, और फिर कोई भी जनरल आर वेक्टर ले लो, और फिर यहाँ से जो है हम लोग ये लिख सकते हैं।
ठीक है। तो समरी में बोला जाए तो हम लोग बस ये कर रहे हैं कि वेक्टर से 3D में जा रहे हैं, मतलब जहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में सोच रहे हैं, जहाँ पर भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में सोच रहे हैं, और फिर 3 वेक्टर ले आ रहे हैं एक ही प्लेन में, कोप्लेनर करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो कर दे रहे हैं, या फिर 2 वेक्टर का क्रॉस ले रहे हैं, तीसरे के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेके ज़ीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, यही सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो इसी सारी चीज़ को समझ के पढ़ो तो अच्छा लगेगा। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि एक प्लेन है जो कि तीनों को कट कर रहा है ना। इसको विजुअलाइज कर लेना, जो मैंने स्टार्टिंग में वेक्टर के स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि रूम के कॉर्नर को इमेजिन करो एक्स एक्स मतलब ओरिजिन, और फिर एक एज को एक्स एक्सिस, एक एज को वाई एक्सिस, एक एज को जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन है ये तीनों को कट कर रहा है ना। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जेड एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का प्लेन है। तो एक्स एक्सिस को ये कहाँ पर कट कर रहा है, ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, मतलब A00। ठीक है, तो ये A00 पॉइंट से पास कर रहा है। वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है 0B0। ठीक है, और फिर ये जेड एक्सिस को कट कर रहा है 0 0 C, मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया A, वाई इंटरसेप्ट हो गया B, और जेड इंटरसेप्ट हो गया C। तो बस इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x, हम लोगों ने अभी जो डिराइव किया वो क्या था, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, ये इक्वल टू 0 है ना। तो इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 मान लो, इसको x3 y3 z3 मान लो। तो x माइनस x1 मतलब x माइनस a, फिर y माइनस 0, z माइनस 0, तो ये आ गया। फिर ये 0 माइनस a, तो माइनस a, फिर b माइनस 0 b, फिर 0 माइनस 0 0, और फिर यहाँ पर 0 माइनस a, फिर 0 माइनस 0 0, फिर c माइनस 0 c। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट 0। तो बस इसी को एक्सपैंड कर दो कि x माइनस ए टाइम्स बी सी, फिर ये माइनस वाई टाइम्स माइनस ए सी, फिर प्लस z टाइम्स यहाँ से ए बी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसी को अरेंज करके अगर लिखेंगे तो ए बी सी एक साइड आ जाएगा, फिर यहाँ पर डिवाइड कर दो तो लास्ट में जो इक्वेशन आ जाएगा वो इस टाइप का आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के, आप लोग को आई होप इक्वेशन आता होगा कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेम चीज़ को अगर प्लेन में एक्सटेंड कर देंगे तो एक नया आ गया z, तो फिर z बाई सी ऐड हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन इज़ नोन। ठीक है, मतलब कि प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन हम लोग को पता है, और फिर ओरिजिन से हम लोग को डिस्टेंस पता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये प्लेन है कुछ इस टाइप से, तो मान लो कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना। तो ये ओ एन वेक्टर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मान लो कि एन कैप है ना, मतलब कि जो भी प्लेन है हम लोग का, तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर है उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर मान लो एन कैप, है ना। तो ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा तो हम लोग उसको डी एन वेक्टर लिख सकते हैं, है ना, या फिर डी एन कैप लिख सकते हैं। मतलब एन वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एन कैप, है ना, कि इसके परपेंडिकुलर, मतलब डिस्टेंस तो वही परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो उस डायरेक्शन के अलोंग ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे, तो मतलब मैग्नीट्यूड इसका डी हो जाएगा। तो ओ एन वेक्टर जो है वो डी एन कैप लिख सकते हैं, और फिर प्लेन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया आर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये एन आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर ओ आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर, मतलब कि आर वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर। ठीक है, माइनस डी एन कैप। तो अब ये एन आर वेक्टर जो है ओ एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो एन आर वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इज इक्वल टू 0। तो फिर अब इसको इधर ले आओ, आर वेक्टर डॉट डी एन कैप माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेन हम लोग को दिया हुआ है,
ठीक है। और फिर उसके अलॉन्ग हम लोग को परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है, तो उसके अलॉन्ग अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एन कैप, तो अगर हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन की इक्वेशन को आर डॉट एन कैप, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो भी आएगा वो जो है ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब सेम चीज़ को इसके टर्म्स में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड के टर्म्स में, कि मैं आर वेक्टर को कोई भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लूँ। ठीक है। और एन कैप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे यहाँ पर, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो आर वेक्टर डॉट एन के कैप मतलब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सम डी। ठीक है। तो दिमाग में क्या रखना है कि अगर प्लेन का इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये डी को दूसरे साइड लेके जाओ। ठीक है। और ये ए को एल में कन्वर्ट कर दो। तो ए को एल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो उससे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के फॉर्म में आएगा, है ना। तो जो भी कॉन्स्टेंट आएगा उसको जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई मेंस का, तब हम लोग ये सारा चीज़ को और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब मान लो मेरे पास दो प्लेन्स हैं जो कि पैरेलल हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेन है जो कि ये लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये प्लेन के जो भी पैरेलल होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं तो सबका डायरेक्शन, मतलब सबका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो अगर मेरे पास एक ये प्लेन है, ठीक है, और दूसरा प्लेन है जो कि इसके पैरेलल है, तो अगर ये नीचे वाला जो प्लेन है उसके लिए अगर मेरा डायरेक्शन रेशियो जो है, मतलब ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो अगर मेरे पास ए बी सी है ना, तो ये ए बी सी, ये जो पैरेलल प्लेन है उसके लिए भी होगा नॉर्मल, है ना। तो ये वाला जो प्लेन है इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेट से सम डी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाला जो पैरेलल है इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज तो वही होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड वही होगा, बस ये कांस्टेंट जो है ये चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग लाई कर रहा है। तो कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई करा दो तो डी वन आ जाएगा, दूसरे पॉइंट को इधर सेटिस्फाई कराओ तो डी टू आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस टाइप से पैरेलल को सोच सकते हैं। या फिर वेक्टर के टर्म्स में कि कोई भी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो ले रहे हैं, तो एन वेक्टर दोनों के लिए सेम ही रहेगा नॉर्मल वेक्टर, बस जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वन या फिर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टू। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखा है। ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कि हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे लेते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे।